अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रीम फ़रूक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बगैर किसी टाइम वेस्ट के हम चलते हैं अपने नावल की तरफ। नावल नेम था इश्क की सरगुज़िश्त अज़ कलम रीम फ़रूक। आज हम करने जा रहे हैं इस नावल का पार्ट 5। शाम का वक्त हो चुका था। हुरैन कंधे पर पर्स डाले कहीं जाने लगी। ड्राइंग रूम में आते अदीला ने इसे देखा। तुम कहीं जा रही हो? जी, थोड़ा सा काम है, जल्दी आ जाऊँगी। हुरैन ने मोबाइल बैग में डाला। ध्यान से जाना। जी, अल्लाह हाफिज़। हादी ऑफिस से जाने के लिए कुर्सी से उठा। टेबल पर मौजूद मोबाइल की रिंग हुई। उठते हुए मोबाइल पकड़ा। हेलो। हाँ हादी, कहाँ हैं? हमाद की आवाज़ आई। ऑफिस हूँ, बस निकल रहा था। वो ऑफिस से बाहर आ गया। घर जा रहा है? मैं भी आने वाला था। घर नहीं, एक जगह मुझे काम है, वहाँ से होकर घर आऊँगा। तुम आ जाओ, रात में मिलता हूँ तुमसे। लिफ्ट के बाहर खड़ा हुआ। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। फ़ोन जेब में डाला और लिफ्ट में दाखिल हो गया। दरवाज़ा नॉक हुआ। अज़लान ने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर हादी को देखकर घबरा गया। आप यहाँ? मैं अंदर आ सकता हूँ? पेंट कोट में मलबूस संजीदा नज़र आ रहा था। जी जी, आइए। अज़लान दरवाजे से हट गया। आपको मुझसे क्या काम पड़ गया? दोनों टेबल पर आमने सामने बैठे थे। मैं आपसे कहने आया हूँ कि आप कल अपना बयान बदल दें। हादी संजीदगी से बोला। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? अज़लान हैरान हुआ। जी, मैं जानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी जान लें कि जो भी आप कर रहे हैं इसमें आपको नुकसान ही नुकसान है। मेरा नुकसान? जी, अपनी कंपनी के खिलाफ बोलने से आप विसल ब्लोअर बन जाएंगे। आप यहाँ से निकलने के बाद कहीं भी काम नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपको कोई लेगा ही नहीं। आप कमाने के लिए दर बदर घूमते फिरेंगे। क्या आपने एक बार भी अपने बच्चों का सोचा है? हादी ने टेबल पर बाजू टकाए। लेकिन अज़लान के पसीने छूट गए। हादी ने अपने कोट से एक खाकी कागज़ निकाला और अज़लान के सामने रख दिया। अज़लान ने उलझकर हादी को देखा, फिर लिफाफे को खोला और इसमें इतनी रकम देखकर साख्त रह गया। आप ये क्या कर रहे हैं? आपका भला कर रहा हूँ। आपके केस जीतने के चांसेस बिल्कुल नहीं हैं। सब कुछ दाव पर लगाकर भी हार जाएंगे, इसलिए आपके पास ये ऑफ़र लेकर आया हूँ। अपना और अपने बच्चों का सोचें, और जो मर गए हैं वो वापस नहीं आएंगे। हादी सीधा हो गया। मगर मज़ीद लोगों को मरने से तो बचा सकता हूँ। अज़लान बेचारगी से बोला। ये आपकी भूल है कि आप किसी को बचा सकते हैं। आपके केस से इन पर रत्ती बराबर भी असर नहीं पड़ेगा। इनको बचाने के लिए मैं हूँ, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि किसी को नुकसान उठाना चाहिए। इसने कुर्सी से टेक लगा ली। अज़लान ने अफसरदगी से आके लिफाफा देखा, फिर कुछ सोचने के बाद लिफाफा थाम लिया। इतने में दरवाज़ा खुला जो अज़लान बंद करना भूल गया। अज़लान हक्का बक्का सा खड़ा हो गया। हादी ने मुड़कर देखा तो हैरत से आंखें फैल गई। मैडम, आप? अज़लान ने बमुश्किल बोला। हुरैन लब खींचे सख्ती से इन्हें देख रही थी। फिर नज़र अज़लान के हाथ में पकड़े लिफाफे पर गई। तुम इतने गिर जाओगे हादी, मुझे नहीं पता था। पैसों के जोम पर लोगों को खरीद लोगे? वो चीख कर बोली। हुरैन। हादी ने कुछ बोलना चाहा। और आप? मिस्टर अज़लान इतने बकाऊ हैं कि बाजार में पड़ी किसी शय की तरह पैसे देखकर बिक गए। आप मेरी बात? अज़लान कुछ बोलता है कि हुरैन वहाँ से निकल गई। हादी ने परेशानी से अपने माथे पर हाथ फेरा। अब मैं क्या करूँ? अज़लान घबराहट का शिकार हो गया। जो कहा है आप वही करें, हादी कहता बाहर चला गया। और शाम रात में ढल गई। हुरैन लॉन में बैठी आसमान को तक रही थी और एनी अपने फ़ोन में मसरूफ़ थी। एनी, एक बात पूछूं? इसने आसमान को देखते हुए पूछा। सो पूछे। एनी वैसे ही मोबाइल में मसरूफ़ रही। क्या अब भी तुम्हारी दुनिया मुझ पर रश्क करती है? एनी की हरकत करती उंगलियां रुक गईं और इसने बेसाख्ता नज़रें उठाकर हुरैन को देखा जो आसमान में खोई लग रही थी। एनी को अपना दिल डूबता महसूस हुआ। वो जो हादी की मोहब्बत की तारीफ़ों के पुल बांधा करती थी, आज इसके पास इस मोहब्बत की तारीफ़ के लिए अल्फाज नहीं रहे। अगर अगर हादी भी बेकसूर निकले तो? एनी ने हिम्मत करके पूछा। वो क्या बेकसूर होगा जो बेकसूरों को भी कसूरवार बना दे? हुरैन सीधी हुई। आपको कभी पछतावा तो नहीं होगा? मेरी तरफ से वो मर भी जाए तो भी नहीं पछताऊंगी, तलखी से बोली। और न जाने वह किस दिल के साथ ये बोल गई। क्या वाकई वो इसके मरने पर भी नहीं पछताएगी? फिर खुद ही अपने ख्याल पर लानत मलामत कर गई। सोच लें, बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप। एनी ने आबरू उठाई। सोच कर ही कह रही हूँ, बल्कि मैं तो खुद इसे कब्र में उतार दूँ, वो जल कर बोली। क्या कर रही हो हुरैन? अदीला लॉन में आई। हादी भैया की कब्र बनाकर फातिहा पढ़ने की तैयारी कर रही हैं, एनी कंधे उचका कर बोली।
बको मत, अदीला गुस्से से बोली। लो मैं सच बोल रही हूँ, एनी ने मुंह बनाया। और बेटा क्यों इस बेचारे की कब्र खोदने पर लगी हो, अदीला कुर्सी पर बैठी। सिर्फ कब्र ही नहीं, इनका बस चले ये तो इन्हें कब्र पर ही जहन्नुम की टिकट पकड़ाकर उन्हें जहन्नुम में सीट करा दे। एनी ने फिर जुबान चलाई और अदीला का हाथ अपनी जूती पर गया और वहीं एनी ने अपने लब सी लिए। मम्मी कब्र का तो पता नहीं, लेकिन जो क़यामत इसने मुझ पर बर्पा की थी वही क़यामत मैं इस पर भी बर्पा करूँगी। इसे अपने अमाल का हिसाब देना होगा, हुरैन गुस्से से बोली। वो अपने अमाल का जवाबदार सिर्फ अल्लाह को है हुरैन, अदीला तहम्मुल से बोली। बेशक, लेकिन मोहब्बत में की गई बेवफाई और मेरे यकीन को हर बार पाँव तले रौंद देने का हिसाब वो मुझे देगा। क्या करोगी तुम? क़यामत लाऊंगी इस पर जिसके अज़ाब में वो झुलस कर रह जाएगा, और दुनिया देखे ना देखे मैं इसे देखकर सुकून महसूस करूंगी। वो तलही से कहती उठकर चली गई। ये क्या कहकर गई है? अदीला परेशान हो गई। बताकर तो गई हैं क़यामत खड़ी करने वाली हैं, और इन्हें लगता है इनको सुकून मिलेगा, लेकिन भूल गई हैं कि अगर हादी भैया झुलस कर रह गए तो राख ये भी हो जाएंगी। मम्मी मैं तो कह रही हूँ क़यामत आने से पहले क़यामत को रोक दें। कैसी क़यामत? क्या बोलती जा रही हो? अदीला उलझ कर बोली। या तो वो खुदकुशी कर लेंगी या हादी भैया की जान ले लेंगी। वैसे तो वही दोनों काम एक साथ भी करने की सलाहियत रखती हैं। एनी उंगलियों को ठोड़ी पर फेरते हुए सोचने के अंदाज में बोली। एनी खुदा को मानो, क्यों मेरे जले दिल को और जला रही हो? अदीला ने माथे पर हाथ रख लिया। लो मम्मी, यहाँ लोग जल रहे हैं, आपको दिल के जलने की पड़ी है। एनी आंखें गोल करती बोली। ये गंदी औलाद ही थी मेरे नसीब में, एक क़यामत की बातें कर रही है तो एक जलने जलाने की। अदीला गुस्से से फटते हुए कहती लोन से चली गई। मुझे तो कोई सीरियस ही नहीं लेता, जब आग की जद में सब आकर जल गए तो मुझसे ना कहना। एनी बड़बड़ाती दोबारा मोबाइल में लग गई। तुम्हारे मुंह पर 12 क्यों बजे हुए हैं? हमाद ने हादी को बगौर देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, हादी ने अपनी टाई ढीली की। मुझे तो बहुत कुछ लग रहा है, हमाद ने आंखें सुकेर ली। मैं अजलान से मिला था और वहाँ हुरैन आ गई। हादी की बात पर हमाद की आंखें यकदम खुल गईं। और तुम अजलान के साथ क्या कर रहे थे? इसने तजस्सुस से पूछा। बयान बदलने के लिए पैसे दिए थे, इसने माथे को उंगलियों से मसलते हुए बताया। क्या? और हुरैन ने तुम्हें देख लिया? हमाद ने शौक के आलम में पूछा। हाँ। हादी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने क्या कर दिया ऐसा? हादी लापरवाही से बोला। तुमने क्या कर दिया ऐसा? तुम मुझसे पूछ रहे हो तुमने क्या कर दिया? हमाद बेयकीनी से बोला। हमाद मेरी बात सुनो। हादी सीधा हुआ। नहीं, तुम मेरी बात सुनो हादी, किस बात की सज़ा दे रहे हो तुम उसे? तुमसे अंधी मोहब्बत की सज़ा या तुम पर अंधा एतमाद करने की सज़ा? इस बार हमाद चलाया था। सज़ा? हादी बेसाख्ता बोला। हाँ, क्योंकि शुरू से अब तक तुम उसे ऐसी ही सज़ाएं तो देते आए हो। तुम उसकी नज़रों में गिरे हो या नहीं, लेकिन वो अपनी नज़रों में कई बार गिर चुकी है तुम्हारी वजह से, और तुम पूछते हो तुमने क्या किया? वो जो तुम पर अंधा यकीन करके पूरी दुनिया से जिता कर कहती थी हादी जैसा भी वकील हो वो एक अच्छा इंसान है, सबका दिल रखता है, तुमने तुमने उसी का दिल रेज़ा रेज़ा कर दिया, और इसे आज इस यकीन पर बचताने के लिए तुमने मजबूर कर दिया हादी। हमाद के मुंह से निकले एक एक लफ्ज़ ने हादी की रूह को छलनी कर दिया और बस हमाद को देखता रह गया। मैं नहीं जानता हादी तुमने वो जुर्म किए हैं या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि तुमने मोहब्बत में बेवफाई और मोहब्बत करने वाले का दिल तोड़ा है, और इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं। साहब जी, खाना लग गया है, मुलाजिम ने इतला दी। हादी ने चौंक कर इसे देखा जो नुकसान की किसी वादी में गुम था। हाँ, तुम बैठो, मैं आता हूँ, वो हमाद को कहता सोफे से उठ गया। मैं खाना नहीं खाऊंगा, आप मेरा रहने दें, हमाद भी सोफे से उठते हुए बोला। बस साहब जी का लगा रहने दूँ? इसने पूछा। किसी को भी भूख नहीं रही, अब आप उठा लें। हमाद ड्राइंग रूम से चला गया। समात का वक्त था। हुरैन अजलान की तरफ मुतवज्जा थी और हादी इस पर नज़रें जमाए बैठा था। मुझे बाद में पता चला कि वो लोग कुदरती मौत ही मरे हैं, वो किसी और ही बीमारी में मुब्तला थे, अजलान ने झिझकते हुए बताया। तो आपको ये सारी मालूमात लेने का ख्याल पहले क्यों नहीं आया मिस्टर अजलान? हुरैन ने सर्द लहजे में पूछा। जी मुझे इल्म नहीं था, मुझसे गलती हो गई, अजलान ने नज़रें चुरा ली। आपका कहना है कि वह अद्वियात बिल्कुल ठीक हैं, फैक्ट्री या अलमीर बशर का कोई कसूर नहीं, किसी बेकसूर ने अपनी जान से हाथ नहीं धोया? वैसे ही सर्द नज़रों से इसे देख रही थी। जी, इसने नज़रें झुका दी। हुरैन गहरी सांस लेती हुई
जज की तरफ मुड़ी। योर ऑनर, मेरा मोक्कल केस से विड्रॉ करना चाहता है। ये विड्रॉ बगैर किसी समाअत के भी कर सकते थे, लेकिन शायद इन्हें कंपनी और अमीर बशर का नाम खराब होने से बचाना था। और आपका क्या ख्याल है मिस हुरैन? जज ने ऐनक के ऊपर से झांकते हुए पूछा। मैं अपने मोक्कल के फैसले की कदर करती हूँ। हुरैन ने सर को खम दिया। हादी के माथे बल पड़े थे। हुरैन ने सच क्यों नहीं बोला? हादी, मैं तुम्हारे काम से बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। अलमीर बशर इसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। हादी ने संजीदगी से एक नज़र इस पर डाली और उठ गया। कमरा अदालत से बाहर आते हुए इसकी नज़र हुरैन और अजलान पर पड़ी। मिस्टर अजलान, मैंने आपका केस इसलिए लड़ना चाहा क्योंकि आप सच्चे इंसान थे और दूसरों की मदद करना चाहते थे। हुरैन नरमी से बात कर रही थी और अजलान सर झुकाए इसे सुन रहा था। लेकिन जब मासूम इंसान ऐसा काम करे तो मुजरिमों में सबसे बड़ा मुजरिम वही होता है। अब शायद ही मैं किसी बेगुनाह और बेकसूर की मदद का सोचूंगी, क्योंकि आपने बता दिया है कि कोई भी शख्स एक लम्हा नहीं लगाता अपनी मासूमियत खोने में। अजलान ने बेसाख्ता नज़रें उठाईं जिनमें नदामत और शर्मिंदगी के अलावा कुछ ना था। मुझे माफ़ कर दें, मैं मजबूर था, वो मुश्किल बोला। कोई भी मजबूरी आपके इस गुनाह की वजाहत नहीं कर सकती, हुरैन कहती हुई आगे बढ़ गई। हादी जो इनकी सारी बातें सुन रहा था वो हुरैन के पीछे गया। हुरैन, हादी की आवाज़ पर वो एक लम्हे को रुक गई, लेकिन मुड़ी नहीं। हादी इसके सामने आकर खड़ा हो गया और माथे पर बल लिए से घूरने लगा। तुमने अदालत में बताया क्यों नहीं जो भी तुमने देखा? आखिर तुम यही चाहती थी ना कि मैं जेल की सलाहों के पीछे अपने गुनाहों की सज़ा काटूं, तो क्यों नहीं बोली? इसके पूछने पे हुरैन तंजिया मुस्कुराई। बेशक मैं तुम्हें जेल की सलाहों के पीछे देखना चाहती थी, लेकिन इरादा बदल दिया। क्यों? हादी ने भवें उठाई। क्योंकि मिस्टर हादी, तुम्हारे गुनाहों की सज़ा इतनी छोटी तो नहीं हो सकती, और तुम्हें कानून की कोई भी अदालत वो सज़ा नहीं दे सकती जो हुरैन दे सकती है। हुरैन ने लब खींच कर बोला। देखो हुरैन, मेरी। हादी ने इसका बाजू पकड़कर कुछ बोलना चाहा कि हुरैन ने एक झटके से इसका हाथ पीछे कर दिया। मुझे हाथ मत लगाना हादी, तुमने मुझ में इतना जहर भर दिया है कि नीली पड़ गई हूँ मैं। हाथ लगाओगे तो तुम भी नीली पड़ जाओगे। वो सख्ती से एक एक लफ्ज़ छुपा कर बोली। गुस्से से इसकी रगें तन गई थी। हादी इसे साख्त देखता रह गया। मैंने पछता लिया जितना पछताना था। अब पछताने की बारी तुम्हारी है मिस्टर अब्दुल हादी, हुरैन ने उंगली से तनबीह करते बोला। तुम्हें ऐसी सज़ा सुनाई है मैंने कि सारी ज़िंदगी इसकी लपेट में झुलसते रह जाओगे, और आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। वो अपने लफ्ज़ों से हादी पर अंगारे बरसाती चली गई और हादी इसके अंगारों की तपिश में वहाँ खड़ा जलता रहा। हुरैन ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो बर्पा कर आई क़यामत। एनी सोफ़े पर बैठे जैसे इसी का इंतज़ार कर रही थी। मैं तो कर चुकी हूँ, पता नहीं इस पर कब नाजिल होगी, हुरैन ने बेजारियत से बोला। अभी भी वक्त है हुरापी, नाजिल होने से पहले ही इसे रोक डालें। एनी जल्दी से उठ खड़ी हुई। अच्छा, तो कोई एक अच्छी वजह दो जो मुझे रोक सके, हुरैन ने आबरू उठाई। एक सॉलिड रीज़न तो है मेरे पास, एनी ने सोचने के अंदाज में कहा। और वो क्या? यही कि हादी भैया को कुछ हुआ तो जान से आप भी जाएंगी। एनी की बात पर हुरैन कुछ देर के लिए इसे देखती रही, फिर एक ज़ख्मी सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर उभरी। प्यारी एनी, जिसमें जान ही ना रही हो वो क्या जान से जाएगा? तुम आ गई हुरैन? अदीला किचन से निकली। जी मम्मी, मैं थक गई हूँ, आराम करने जा रही हूँ, वो कहती सीढ़ियाँ चढ़ गई। खाना नहीं खाना था इसने? अदीला ने पूछा। इनके हिस्से का भी मुझे दे दें, इन्हें तो हज़म होने वाला नहीं। हज़म होने नहीं वाला? एनी दोबारा सोफ़े पर बैठ गई। वो क्यों भाई? जो दूसरों की ज़िंदगी में क़यामत बर्पा कर दें उन्हें भला कैसे हज़म हो सकता है? तुम कभी अच्छी बकवास ना करना एनी। बकवास भी अच्छी होती है क्या? एनी ने मासूमाना सवाल किया। अदीला अपना सर खुद ही पीटते वापस किचन में चली गई। हादी कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में आया, तभी वहाँ मुलाजमा हाथ में कुछ पकड़े आई। ये क्या है? हादी ने इसके हाथ से लिफाफा पकड़ते पूछा। पता नहीं, बाहर कोई आपका नाम पूछ कर दे गया, मुलाजमा बताकर चले गई। मोबाइल की रिंग हुई। हादी ने लिफाफा टेबल पर रखा और मोबाइल उठाकर लॉन की तरफ चला गया। कुछ देर बाद कॉल सुनकर वापस आया। साहब जी, खाना लग गया है, मुलाजमा ने इतला दी। मैं आता हूँ। हादी की नज़र लिफाफे पर पड़ी। बाजुओं के कफ ऊपर करके इसे पकड़ कर खोला, जिसमें से एक कागज़ निकला, और इसे देख हादी किसी मिट्टी का मुजस्मा बन गया जिसे उंगली लगाओ तो वो ज़मीन बोस हो जाए। वो डिवोर्स के पेपर्स थे। इसमें से एक छोटी पर्ची निकली।
निकल कर टेबल पर गिरी। हादी ने जल्दी से झुककर वो पर्ची उठाई और खोली। मुझे अपने नाम से आज़ाद कर दो। जहाँ पहले मुझे तुम्हारे नाम के साथ सुकून मैसर था, आज मुझे घुटन होती है और मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे नाम के साथ घुट घुट कर नहीं जी सकती। और अगर तुमने मुझे आज़ाद ना किया तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगी, क्योंकि मुझे मरना तो मंजूर है लेकिन तुम्हारे नाम के साथ जीना मंजूर नहीं। और अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो जब मेरा जिस्म कब्र में उतारोगे तो यकीन आ जाएगा। हादी, जो हुरैन की जान बचाने के लिए न जाने क्या कुछ कर गया था, इसी के मुंह से अपनी जान लेने का सुनकर हादी के हाथ बेसाख्ता पेपर पर चल पड़े और अपने ही हाथ में अपनी मौत के पर्चे पर मोहर लगा दी। हादी को जब होश आया तो इसने अपना सर पकड़ लिया। सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। वो ज़मीन पर बेसाख्ता गिर जाने के अंदाज में बैठ गया, जैसे इसे वाकई आसमान से ज़मीन पर गिरा दिया गया हो। अपने सर पर हाथ फेरा और सीने को दूसरे हाथ से मसलने लग गया। इसे सांस नहीं आ रहा था और धड़कनें मध्यम पड़ रही थीं। वो तेज़ तेज़ सांस लेने की कोशिश कर रहा था लेकिन बेसूद। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था कि इसकी सांसें आने जाने का रास्ता भटक गई और दिल ने धड़कने से इनकार कर दिया। वो टांगों में सर दिए फूट फूट कर रोने लगा, जैसे किसी बच्चे का खिलौना इससे बेदर्दी से छीन लिया जाए तो वो रोना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हुरैन इसके नाम, इसकी ज़िंदगी और इसके घर को हमेशा के लिए बेरंग छोड़कर चली गई। वो अब कहीं नहीं थी, कहीं भी नहीं। तुम बहुत जालिम हो हुरैन, तुमने मुझ पर रहम नहीं किया। सिसकते हुए बमुश्किल बोला और सर दोनों हाथों में दे दिया। हादी पहली बार अपने माँ बाप के मरने पर रोया था। कल तक जो इश्क के नाम की जवा करता था तस्मिया, और आज वो दूसरी बार रोया है। आज इश्क में हुआ फिरता है बर्बाद, देख लो, क्योंकि आज वो फिर से यतीम हो गया था। हुरैन अब्दुल हादी फिर से हुरैन और हादी हो गए। रात गहरी हो चुकी थी। मुलाजमा ने डाइनिंग टेबल पर लगे खाने को देखा। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो रख कर गई थी। वो ड्राइंग रूम में आई तो वहाँ कोई ना था। फिर परेशानी से हादी के कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। इसने झिझकते हुए दरवाज़ा खोला और अंदर का मंजर देखकर इसका मुंह और आंखें दोनों खुली रह गईं। साहब जी, वो अपने मुंह पर हाथ रखे बेसाख्ता बोली। ड्रेसिंग पर रखी सारी परफ्यूम्स ज़मीन पर टूटकर ढेर हो चुकी थी, जिसकी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी, और टेबल पर पड़ी चीज़ें भी ज़मीन बोस हो चुकी थीं। बिस्तर के तकिए और चादर सबको बुरी तरह से उखाड़ दिया गया था और हादी ज़मीन पर बिस्तर से टेक लगाए टांग पर बाजू टिकाए हुए था। जाओ यहाँ से, वो भारी आवाज़ में बोला। मगर कहाँ ना, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वो पूरी कुव्वत से चलाया, जिसके बायस मुलाजमा ने सहम कर दोनों कानों पर हाथ रख दिए और डरती हुई बाहर चली गई और वो वहीं बैठा रह गया। सुबह के वक्त तंदो तेज़ धूप ने हर शय को अपने हिसार में ले रखा था। हमाद कोर्ट में ऑफिस शुदा कमरे से बाहर निकले हादी को कॉल मिला रहा था, जो सुबह से ऑफिस नहीं आया था। तो हमाद इसे देखने यहाँ आ गया, लेकिन वो यहाँ भी नहीं था। यूं ही चलते हुए इसकी नज़र हुरैन पर पड़ी। हुरैन ने मुस्कुराकर हादी की तरफ हाथ हिलाया। हाय फ्रेंड, कैसे हो? वो बड़ी जोश से बोली, जैसे वो इसकी बताई सब बातें भूल चुकी हों। मैं ठीक हूँ, तुम्हें क्या हुआ है? हमाद ने आंखें गोल करके पूछा। मुझे क्या होना है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, वो हाथों से बालों को पीछे किए बोली। दोनों चलते हुए पार्किंग एरिया में आ गए। तो फिर ये मातम किस चीज़ का है? हमाद ने भवें उठाई। कौन सा मातम? हुरैन ने इसे घूरी डाली। मेरा मतलब तुम इतनी खुश क्यों हो? हमाद इसकी नज़रों से बचते हुए बोला। आज़ाद हो गई हूँ मैं। तुम कैद कब थी? हमाद हैरान हुआ। कैद थी हादी के नाम के साथ, मगर अब आज़ाद हो गई हूँ, खुला ले चुकी हूँ। और हादी ने तलाक दे दी? वो शौक के आलम में बोला। हाँ, दे दी। हुरैन ने गहरी सांस भरी। वो इतना पागल तो नहीं है कि अपने हाथों ही अपनी जान ले ले। क्या कहकर साइन करवाया तुमने? हमाद के लहजे में बेयकीनी, हैरत, सदमा और न जाने क्या था। मैंने कहा अगर तुमने मुझे आज़ाद ना किया तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगी। हुरैन ज़मीन पर नज़रें जुआएं बोली। और तुमने वाकई ख़ुदकुशी कर ली हुरैन? वो बस दिल में ही बोल सका। इसने गौर से हुरैन के चेहरे को देखा और देखते ही जैसे इसका दिल किसी ने जकड़ लिया था। मैं दुआ करूँगा कि जो सितम तुम खुद पर कर चुकी हो, इस पर तुम्हें कभी पछताना ना पड़े। हुरैन ने बेसाख्ता सर उठाकर हमाद को देखा। मैं चलता हूँ। वह गहरी सांस लिए मुड़ गया और हुरैन उलझ कर इसे जाता हुआ देखती रही। माजबीन लाउंज में बैठी चाय पी रही थी। हमाद को लाउंज में आता देखा वो परेशान नज़र आ रहा था। क्या हुआ हमाद बेटा?
کچھ نہیں، کچھ تو ہوا ہے، تم پریشان کیوں ہو؟ مہجبین نے کپ ٹیبل پر رکھا۔ پریشانیوں کو ایک میں ہی تو میسر ہوں، وہ اپنے لب کاٹتے ہوئے بولا۔ میرے بچے مجھے بتاؤ تو صحیح، ہم مل کر حل نکال لیں گے، اس نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ ان کا کوئی حل نہیں ممی، یہ لا علاج مرض ہیں جو مجھ پر لاحق ہوئے ہیں، اور ایک دن ان میں سسکتے سسکتے مر جاؤں گا، وہ کرب سے چیخا تھا۔ حماد یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم مجھے بتاؤ گے کیا ہوا ہے؟ مہجبین پریشان ہوئی۔ حرین نے خودکشی کر لی ہے ممی، وہ روندھی ہوئی آواز میں بولا۔ کیا؟ مہجبین کو سن کر دھچکا لگا۔ اس نے ہادی سے طلاق لے لی ہے۔ اس نے خودکشی کر لی ہے اور ہادی سے طلاق لے لی ہے؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ مری نہیں تھی لیکن اس کا شمار زندوں میں بنا تھا، کوئی فرشتہ نہیں اترا تھا، لیکن پھر بھی اس کی روح قبض ہو گئی تھی، وہ بس ایک لاش تھی، زندہ لاش۔ وہ رویا نہیں تھا لیکن آنکھیں سرخ پڑ چکی تھیں۔ حماد بچے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تم کیا بولی جا رہے ہو؟ مہجبین الجھ کر بولی۔ وہ اپنے ہونے کا احساس دلا رہی تھی، چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ وہ زندہ ہے، حرین ہادی کے بغیر بھی زندہ ہے۔ وہ بتا رہی تھی کہ اسے کچھ نہیں ہوا، وہ اپنے وجود کا یقین دلا رہی تھی۔ مہجبین اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اور تب مجھ پر یہ ثابت ہو گیا ممی کہ ہادی کے بغیر کوئی حرین نہیں ہو سکتی، اور اگر ہو سکتی ہے تو وہ زندہ تو بالکل نہیں ہو سکتی۔ یہ جان لینے پر اسے خوش ہونا چاہیے تھا یا رونا چاہیے تھا، اسے معلوم نہیں، لیکن اس کے اندر کچھ چھن سے ٹوٹ گیا تھا۔ حماد تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ دونوں الگ ہو گئے ہیں، حرین تمہیں آسانی سے مل سکتی ہے، مہجبین اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ممی آپ نے کب سے مجھے دوسروں کے ماتم پر خوش ہونے والا حماد سمجھ لیا؟ اس کی آنکھوں میں ناگواری آئی۔ اور وہ جو پہلی محبت میں اپنا سب کچھ ہار چکی ہو، یہاں تک کہ اپنی جان بھی، اس کے پاس کیا بچے گا دوسری محبت میں لٹانے کے لیے؟ یقین کرنا تو دور کی بات، وہ تو دوسری محبت کا گمان بھی نہیں کرے گی۔ حماد نے پریشانی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ مجھے تو ہادی کی کل سے کوئی خبر نہیں، پتہ نہیں وہ اس قیامت کی زد میں آ کر کس طرح زندہ ہوگا۔ میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ جیب سے موبائل نکالتا اندر چلے گیا اور مہجبین اسے بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ یہ آخر کرنا کیا چاہتا ہے؟ مجھے تو اس کی کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ جھنجھلا کر بولی۔ 7 ماہ پہلے اینی یونیورسٹی میں گھاس پر بیٹھی کتابوں کے مطالعے میں مصروف تھی، تبھی وہاں نور آ گئی۔ کیسی ہو اینی؟ آج تھوڑی دیر ہوگی، بہت ٹریفک تھا۔ وہ اپنا بیگ زمین پر رکھے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہوں، وہ کتابوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اتنا پھیکا جواب؟ نور نے اس کے ہاتھ سے کتاب لے لی۔ نہ تنگ کرو نور، مجھے پڑھنے دو، اینی بیزاری کے ساتھ بولی۔ یونیورسٹی کے پہلے ہی ہفتے تم پڑھائی کے لیے اتنا نہال ہو رہی ہو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ نور کتاب اپنی کمر کے پیچھے لے گئی اور اینی کو غور سے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں ہوا، اینی نے ہاتھ بڑھا کر اس کے پیچھے سے کتاب کھینچ لی۔ کچھ تو ہوا ہے، مجھے نہیں بتاؤ گے کیا ہوا ہے؟ اینی نے گہری سانس بھری۔ عشق ہوا ہے۔ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جنہیں اپنے احساسات کا بدلنے میں بہت دیر سے پتہ چلتا ہے، یا کسی کے لیے اتنا کیوں بدل گئی جاننے میں دیر لگے۔ کیوں؟ نور کا عجیب سا سوال۔ کوئی اس دل کم بخت سے پوچھے کیوں؟ مطلب سچی میں؟ نہیں مطلب تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ جو پہلے مذاق سمجھی تھی، اسے حیرت کا دھچکا لگا۔ تمہیں میری شکل پر اس وقت کوئی بھی مذاق کے تاثرات نظر آ رہے ہیں؟ اینی نے سنجیدگی سے انگلی کو اپنے چہرے کے ارد گرد گھمایا۔ کون ہے وہ نصیب کا مارا؟ نام بتا کر بدنام نہیں کر سکتی، اور نصیب کا مارا کیوں؟ بس محبت ہوئی ہے، اس کے نصیب پر میرے نام کی مہر تو نہیں لگا دی گئی، اینی سے گھورتے ہوئے بولی۔ اچھا چلو یہی بتا دو کب شروع ہوا؟ اور مجھے پتا بھی نہیں۔ نور اسے چھیڑنے کی تیاری میں لگ گئی۔ میرا دماغ نہیں کھاؤ نور، مجھے تو بلکہ تمہیں فرصت میں قتل کر دینا چاہیے تھا، نہ تمہاری دوستی میں میں دیوانہ مجنوں بنی تمہارے گھر آتی، نہ مجھ پر یہ جان لیوا بیماری لاحق ہوتی۔ اینی کی تیز بولتی زبان نے نور کے منہ کو تالا لگا دیا، لیکن اس نے پھر حیرت سے اینی کو دیکھا۔ تم حماد بھائی کی بات کر رہی ہو؟ اینی خاموش رہی۔ ویسے ہیں تو بہت پیارے، کیا ہیرا تلاش کیا ہے تمہاری آنکھوں نے؟ تم دونوں کی جوڑی بہت ہی… وہ پھر شروع ہوئی کہ اینی کی قاتلانہ نظروں نے اس کی زبان بند کر دی۔ وہ کلاس شروع ہو گئی ہے، چلو چلتے ہیں۔ نور بیگ پکڑے وہ ہو گئی۔ شام کا وقت تھا۔ حرین ڈریسنگ کے سامنے کھڑی سیدھے گھنے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ دروازہ کھولا اور ہادی اندر آیا۔ اس نے کوئی چیز حرین کے سامنے کی اور جب نظر حرین پر پڑی تو وہیں رک گیا۔ وہ سیاہ ساڑی میں ملبوس کیا قیامت ڈھا رہی تھی۔
ہادی کی اس سے نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا اور حرین اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ حرین نے اس کے ہاتھ میں موجود چیز کو دیکھا۔ وہ یہ پرفیوم لایا ہوں تمہارے لیے۔ ہادی بمشکل اس کے خوبصورت حصار سے نکلا۔ حرین نے اس کے ہاتھ سے باکس پکڑا اور کھولنے لگی۔ اس میں سے پنک کرسٹل نما خوبصورت پرفیوم نکلا۔ حرین نے مسکرا کر ہادی کو دیکھا، پھر کھول کر اپنی کلائپ پر پرفیوم کیا اور آنکھیں بند کر کے اس کی خوشبو کا خمار خود میں اتارنے لگی۔ اس کے بال سرک کر کندھے پر آ گئے۔ اس کا ہر انداز ہادی کو قاتلانہ لگ رہا تھا۔ بہت اچھی خوشبو ہے اس کی۔ ویسے یہ تحفہ کس خوشی میں؟ میرے پاس تو بہت سے پرفیوم پڑے ہیں۔ حرین نے آبرو اٹھائی۔ وہ میں جب بھی پارٹیز میں جاتا ہوں نا تو وہاں موجود لڑکیوں سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے، تو میں نے سوچا تمہارے لیے بھی اچھی خوشبو والا پرفیوم لے جاؤں۔ ہادی نے تفصیل بتائی تھی، جس پر حرین کی آنکھیں سکڑ گئیں اور ناک پھول گئی۔ تم وہاں لڑکیوں کی خوشبو سے لطف اندوز ہوتے ہو؟ ہاں، ہادی نے کندھے اچکا دیے۔ وہ بلیک ٹی شرٹ اور سفید پینٹ کوٹ میں ہو شہزادہ لگ رہا تھا۔ تو آج بھی انہی کی خوشبو سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں، مجھے دینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جل کر بولی۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اب سے مجھے تمہاری خوشبو کے علاوہ کسی کی خوشبو نہ آئے۔ ہادی مسکراہٹ بھرے لب دبائے بولا اور حرین کا غصہ سمندر کی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے کس ادا سے اپنے بال کندھے سے پیچھے کیے۔ شکر ہے تم نے خود ہی بول دیا، ورنہ تم پارٹی میں بغیر ناک کے کتنے برے لگتے۔ اس کی بات پر ہادی نے بے سختہ اپنی ناک کو پکڑا اور آنکھیں پھاڑ کر حرین کو دیکھا۔ چلو دیر ہو رہی ہے۔ وہ اپنے ہاتھ کو ملتے ہوئے کمرے سے چلے گئی۔ ظالم حسینہ، وہ جھنجھلا کر کہتا ہے، اس کے پیچھے چل پڑا۔ عالی شان ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ وہاں موجود اونچے ٹیبل سفید چادروں سے ڈھکے تھے، سب پر پھولوں کا شاندار واز تھا۔ حرین اور ہادی جب ہال میں داخل ہوئے تو ان کا استقبال خود جسٹس عالم نے کیا۔ عبدالہادی، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، مجھے خوشی ہوئی تم آئے۔ وہ خوش دلی سے ملتے ہوئے بولا۔ معذرت، مجھے تھوڑی دیر ہو گئی سر۔ تم جانتے ہو نا، تم میرے خاص مہمان ہو۔ انہوں نے ہادی کے کندھے کو تھپکا اور ساتھ کھڑی حرین ان کا پیار دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ اوہ، یہ تمہاری وائف ہیں؟ عالم نے حرین کو دیکھا۔ جی، یہ میری وائف حرین عبدالہادی۔ ہادی نے تعارف کروایا۔ تم دونوں کی جوڑی خوب جچ رہی ہے۔ شکریہ۔ ہادی نے سر کو ہم دیا۔ حرین ان کی تعریف پر کھل کر مسکرا دی۔ تو مس حرین، آپ کے بارے میں بہت سنا ہے ہادی سے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے کام سے ہمیں بھی متاثر کریں گی۔ جی سر، میں ضرور کروں گی، وہ گردن اکڑائے بولی، جس پر عالم ہنس دیا۔ وہ دونوں ایک ٹیبل پر موجود تھے۔ ہادی کولڈ ڈرنک پینے میں مصروف تھا اور حرین ارد گرد نظر گھما کر آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہادی، تم بھی آئے ہو؟ ہادی نے نظریں اٹھائیں تو دو خوبصورت لڑکیاں تھیں جو اسے دیکھ بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ حرین نے انہیں ایک نظر سرتا پاؤں دیکھا۔ کیسے ہو تم؟ تم نے تو نظر آنا ہی چھوڑ دیا۔ ہادی پینٹ کی جیب میں دونوں ہاتھ ڈالے ان کی طرف رخ کر گیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھوڑا مصروف ہوتا ہوں تو اس لیے۔ ہاں، ہم جانتے ہیں تم کتنے مصروف ہو۔ ہمیں جیسے ہی جسٹس عالم کی پارٹی کی اطلاع ملی تو ہم فوراً چلے آئے، کیونکہ تم کبھی یہاں آنے سے منع نہیں کرتے۔ حرین کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ تم کبھی آؤ ڈنر پر ہم سے بیٹھ کر باتیں ہی کر لینا تھوڑی۔ میں تھوڑا مصروف ہوتا ہوں، ڈنر کے لیے وقت نکالنا مشکل۔ ارے ہادی، اتنے پیار سے بلا رہی ہیں تو منع کیوں کر رہے ہو؟ حرین ہادی کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھ کے فوراً بولی۔ یہ کون ہے ہادی؟ وہ دونوں حرین کی حرکت پر حیران ہوئی۔ تم نے انہیں میرا تعارف نہیں کروایا ابھی تک؟ حرین گول آنکھیں لیے ہادی کو گھور رہی تھی۔ ہادی نے اس کی معصومانہ حرکت پر اپنے مسکراتے لب دبا دیے۔ جی، یہ میری وائف ہیں، مسز حرین عبدالہادی۔ اور حرین، یہ دونوں جسٹس عالم کی ریلیٹیوز ہیں، ان کا نام عائشہ۔ وہ گلابی جوڑے سیدھے گھنے بالوں میں پیاری لگ رہی تھی۔ اور یہ ملیحہ ہیں، وہ سبز فراک پہنے اور پونی ٹیل کیے بھوری آنکھوں والی شہزادی لگ رہی تھی۔ آپ لوگوں سے مل کر اچھا لگا، حرین بھویں اٹھا کر بولی۔ جی ہمیں بھی۔ ان کی تو جیسے دنیا ہی ہل گئی تھی۔ ہم ابھی آتے ہیں، عائشہ ملیحہ کو پکڑتے کہہ کر وہ گئی۔ ہادی نے گلا کھنکھاڑا تو حرین نے فوراً اس کے بازو سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور اسے ایک گھوڑی سے نواز کر ٹیبل کے پاس چلی گئی۔ مجھے پتہ نہیں تھا تم جیلس بھی ہوتی ہو، وہ ٹیبل پر کونیاں ٹکائے بولا۔ کون جیلس ہوا اور کب ہوا؟ حرین نے آنکھیں سکیڑتے پوچھا۔ میں ہوا تھا، بس ابھی ہوا تھا، ہادی نے اس کی نظروں سے بچتے ہوئے کہا۔ انہیں تو میرا احسان ماننا چاہیے، میں نے انہیں تم سے بچا لیا، کیونکہ تم کسی کے بس کی بات نہیں ہو۔ حرین نے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کیا۔ یہ تو سچ ہے، میں کسی کے بس کی بات نہیں ہوں سوائے تمہارے، ہادی کندھے اچکا کر بولا، جس پر حرین اپنے مسکراہٹ میں ڈھلتے
होंठों को दबा गई। दोपहर के वक्त हुरैन सफ़ेद कुर्ता और पजामा में मलबूस और सफ़ेद दुपट्टा गले के गिर्द बांधे एक कमरे में दाखिल हुई। हुरैन, तुम यहाँ? कुर्सी पर बैठे शख्स ने हुरैन को देखा। जी, आपके पास वक्त नहीं था मुझसे मिलने के लिए, तो मैंने सोचा मैं ही आपसे मिल लूँ। वह इसके बिल्कुल सामने कुर्सी पर टांग जमाए बैठ गई। तुम्हें बस मसरूफियात ही ऐसी थी। वो कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया। जी मुझे मालूम है, तभी आप मेरे केस की तारीख नहीं दे पा रहे इतनी देर से। हुरैन, तुम जानती हो एक दिन में कितने केसेस देखने होते हैं। जज बनना इतना आसान थोड़ी है। जानती हूँ, इसलिए मैं खुद यहाँ आई हूँ ताकि आप मुझे तारीख दे सकें। वो इसी तरह टांग पर टांग जमाए नरमी से बोली। अच्छा, तो कौन से केस की तारीख चाहिए? मैं कोशिश करता हूँ। वो सीधा होकर बैठ गया। अरीशा नुरेज़, मैं कोशिश करूँगा कि अगले महीने की कोई तारीख दे दूँ, लेकिन वादा नहीं कर सकता। नहीं, मुझे इसी महीने की बल्कि इसी हफ्ते की तारीख चाहिए। अब की बार हुरैन का लहजा सख्त था। हुरैन, तुम इन मामलात की नज़ाकत को बखूबी समझती हो, इसलिए इस महीने तो नामुमकिन है। वो अपनी बात पर कायम था। अब मुमकिन हो जाएगा। हुरैन ने सामने रखी फ़ाइल पकड़ी और वजाहत के सामने कर दी। वजाहत ने आगे झुककर फ़ाइल पकड़ी और खोल कर देखने लगा, और देखते देखते इसके तासरात बदल गए। वो जल्दी जल्दी कागज़ पर लट रहा था और फिर हुरैन को देखा। इसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। ये सब क्या है? वो चलाया। आपके नामा माल, मुझे इस हफ्ते की तारीख चाहिए, वरना इतवार के दिन पूरे 12 बजे ये सब न्यूज़ की हेडलाइंस का मरकज़ बने होंगे। वो सीधा होते हुए तलखी से बोली, तुम मुझे धमका रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? इसने तैश में आकर फाइल्स पर लगे अपने नामा मालों को जड़ से उखाड़ दिया। अगर आपको और भी चाहिए अपना गुस्सा निकालने के लिए तो मेरे पास बहुत है, बेफिक्र होकर मांग लीजिएगा। मैं चलती हूँ, केस की तैयारी भी करनी है। देखी मुस्कुराहट लिए उठ गई और वो वहाँ बैठा आतिश फ़शां बन चुका था, जो बस अभी फट जाए। शाम के वक्त हमाद रेस्टोरेंट में मौजूद किसी को ढूंढ रहा था, तभी नज़र एक लड़की पर रुकी। वो हाथ हिलाए हमाद को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही थी। हमाद गहरी सांस भरता इसके पास गया और कुर्सी खसका कर बैठ गया। तो आप लुबाब हैं? जी, और आप हमान हैं? वो सफ़ेद रंग की लड़की सुर्ख फ्राक में बहुत दिलकश लग रही थी। आपने मुझे कैसे पहचाना? मतलब हम कभी मिले नहीं। जी, मम्मी ने आपकी तस्वीर दिखाई थी मुझे। वैसे आप जानते तो होंगे कि हम क्यों मिले हैं। वो गहरी मुस्कुराहट और चमकती आंखें लिए बोली। जी, आप मेरी मम्मी की बेहतरीन दोस्त की बेटी हैं और मम्मी ने मुझे आपसे मिलने भेजा है। बस इतना ही जानते हैं आप? मुझे तो आपके बारे में बहुत कुछ पता है। वो आबरू उठाए बोली। क्यों ना हम डिनर कर लें जिसके लिए आए हैं? हमाद वेटर को बुलाने लगा। नहीं, हम यहाँ डिनर नहीं करेंगे। मुझे एक रेस्टोरेंट बहुत पसंद है। अगर आपको कोई इतराज़ ना हो तो हम वहाँ चलें। रुबाब आंखें झपकती हुई बोली। जी ज़रूर। हमाद उठ खड़ा हुआ। इसे बस डिनर से मतलब था, जहाँ मर्ज़ी कर लें और जल्दी वापस जाए। हमाद कार ड्राइव करने में मसरूफ़ था। रुबाब फ्रंट सीट पर बैठी बाहर का नज़ारा देख रही थी। खामोशी का तसलसल कायम था कि हमाद के फ़ोन की रिंग हुई। हाँ हादी, कैसा है? मैं ठीक हूँ, तुम किधर हो? हादी की आवाज़ आई। बाहर निकला हुआ हूँ। कोई काम है तुम्हें? हमाद सामने देखकर कार ड्राइव कर रहा था। फूफा ने हुरैन और मुझे रात के लिए खाने पर बुलाया है, लेकिन हमसे ज़्यादा तुमसे इन्हें मोहब्बत है। तुम्हें बुला रही हैं, हमाद चिढ़कर बोला। तुम इनकी बेटी का प्यार ले रहे हो ना, तो इनका प्यार मुझे लेने दो, जलो मत। हमाद के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। रुबाब ने इसे गौर से देखा। वो जब से इससे मिला था पहली बार मुस्कुराया था, और कितना प्यारा लगा वो ऐसे मुस्कुराते हुए। अच्छा बस कर, बता कब तक आ रहा है? मैं रास्ते में हूँ, बस समझ आ गया। हमाद तो जैसे रुबाब को भूल ही बैठा था। फ़ोन बंद करके रुबाब की तरफ देखा, जो इसे ही देख रही थी। वो दोस्त की मम्मी ने मुझे डिनर पर इनवाइट किया है। तुम्हें बुरा ना लगे तो हम डिनर वहीं कर लें। मुझे इनसे मिलकर बहुत खुशी होगी, रुबाब खुशी से बोली। एनी टेबल पर अदीला के साथ जल्दी जल्दी खाना लगा रही थी। हैरियत है एनी, तुम्हें बुखार वुखार तो नहीं चढ़ गया? हुरैन से यूँ काम करता देख हैरान हुई थी। बिल्कुल नहीं, एनी अपने हाथ झाड़ते हुए बोली। हादी हादी बेटा, हमाद को आने का कह दिया तुमने? हादी को लोन से आता देख अदीला ने पूछा। जी फूफो, मैं तो कब का कह चुका हूँ। हुरैन के साथ वाली कुर्सी खसका कर बैठ गया। इतने में दरवाजे पर बेल हुई। मैं देख कर आती हूँ। एनी फुर्ती से भागी। अरे गार्ड देख लेगा, अदीला बोल रही थी, मगर वो किसी रॉकेट की रफ्तार से वो भागी। हमाद दरवाजे से दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम, एनी खुशी से बोली। वालेकुम सलाम, कैसी हो एनी? हमाद ने इसे देख प्यार से पूछा। मैं बिल्कुल बोलते हुए एनी की नज़र अंदर आती लड़की पर पड़ी और ज़ुबान वहीं रुक गई। रुबाब, ये मेरी दोस्त है।
یہ میری دوست حرین کی چھوٹی بہن اینی ہے، اور اینی یہ میری ممی کی دوست کی بیٹی رباب ہے۔ حماد نے ان کا تعارف کروایا۔ اینی کی بتی سے بالکل غائب ہو چکی تھی۔ کیسی ہو لٹل ڈول؟ رباب نے اسے دیکھ کر گرمجوشی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، اینی اس کے لٹل ڈول کہنے پر جل کر رہ گئی۔ اندر آ جائے، وہ منہ بسوڑتی کہہ کر اندر آ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد چائے پیش کی گئی۔ اینی اور حرین لون میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، جبکہ رباب، ہادی اور حماد عدیلہ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ تمہیں کیا ہوا؟ منہ پر 12 کیوں بجے ہیں؟ حرین نے اینی کی بوسی شکل دیکھ کر پوچھا۔ شکل ہی ایسی ہے، اینی منہ ٹیڑھا میڑھا کر کے بولی۔ یہ بھی بھلا کوئی بتانے والی بات ہے؟ حرین نے کندھے اچکا دیے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ حماد کی آواز پر دونوں متوجہ ہوئیں، لیکن اینی پھر منہ موڑ کر بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں ہو رہا، بلکہ تم بتاؤ کیا ہو رہا ہے؟ حرین نے دانت نکالتے ہوئے ڈرائنگ روم میں بیٹھی رباب کی طرف اشارہ کیا۔ ارے کچھ بھی نہیں ہو رہا، بتایا تو ہے کہ وہ کون ہے۔ حماد ان کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ تو پتہ چل گیا ہے کون ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چلا تمہارے ساتھ کیوں ہے؟ حرین نے تجسس سے پوچھا۔ اینی بھی اب حماد کو دیکھنے لگی۔ ممی چاہتی تھی میں لڑکی سے ملوں اور اس کے ساتھ ڈنر کروں۔ ہاں، تم نے اس سے مل بھی لیا اور ڈنر بھی کر لیا۔ تمہیں کیسی لگی وہ؟ مجھے تو بہت اچھی لگی۔ حرین کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس کا رشتہ ہی کروا دے ابھی کے ابھی۔ مجھے تو نہیں اچھی لگی۔ اینی جل بھن کر کباب بن گئی حرین کی بات پر۔ تم منہ بند کرو، تم سے پوچھا کسی نے؟ حرین سے ڈبٹ کر بولی۔ میں اینی کی بات پر متفق ہوں، حماد کندھے اچکا کر بولا، جس پر اینی کی آنکھیں بے ساختہ کھل گئیں۔ تم بھی پاگل ہو حماد، جب اس کے ساتھ ڈنر کا پروگرام تھا تو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اکیلے وقت گزارتے اس کے ساتھ، تب پتہ چلتا تمہیں کہ کیسی ہے۔ حماد نے حرین کی بات پر اسے ایک نظر دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کیونکہ میں یہاں آنا چاہتا تھا اور مجھے اس کے ساتھ اکیلے ڈنر کرنے کا بالکل شوق نہیں تھا، تو یوں سمجھ لو کہ مجھے بہانہ مل گیا۔ کنوارے ہی مرو گے تم، دیکھ لینا، حرین دانت پیس کر بولی۔ بس آپ کی دعائیں چاہیے، حماد اسے اور چھیڑتا ہوا بولا، اور اینی جو کچھ دیر پہلے جل کر کباب بنی بیٹھی تھی اب پھر سے ہواؤں میں تھی۔ رات کافی دیر گئی۔ حماد گھر واپس آیا تو مہاجبین لاؤنج میں بیٹھی اسی کی منتظر تھی۔ کیسا وقت گزرا بیٹا؟ حماد صوفے پر بیٹھ گیا۔ بہت اچھا، مہاجبین خوش ہوئی۔ تو کیسی لگی تمہیں رباب؟ باقی سب جیسی، وہ بے تاثر بولا۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ جیسے باقی تمام لڑکیاں ہیں وہ بھی ویسے ہی ہے، کچھ الگ نہیں ہیں، البتہ میری نظروں میں تو بالکل نہیں۔ حماد نے تفصیل بتا کر آسانی کر دی۔ تمہاری نظر میں کبھی کوئی لڑکی خاص ہو بھی سکتی ہے؟ مہاجبین کی خوشی غائب ہو گئی۔ ہاں، خاص نہیں، بہت خاص ہے میری نظر میں کوئی۔ حماد وہ شادی شدہ ہے، اسے بھول کیوں نہیں جاتے تم؟ میں جانتا ہوں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، ابھی وہیں سے آ رہا ہوں ڈنر کر کے، اور اگر آپ چاہتی ہیں میں اسے بھول جاؤں تو دل سے دعا کریں میری یادداشت ختم ہو جائے یا میں مر جاؤں، تبھی چانسز ہیں اسے بھولنے کے۔ حماد کی بات پر مہاجبین کا دل کام کر رہ گیا۔ مجھے کس بات کی اذیت دے رہے ہو تم حماد؟ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور تم چاہتے ہو میں اسے بھی کھو دوں؟ میرا بھی ایک ہی دل ہے ممی، جو میری دسترس سے بالکل باہر ہے۔ حماد آنکھیں میچ کر بولا۔ تم اس سے دور رہو، تم حرین سے دور رہو گے تو تمہارا دل تمہاری دسترس میں رہے گا۔ مہاجبین اب کی بار پریشانی سے بولی تھی۔ اسے اپنے بیٹے کی تکلیف سے زیادہ کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی تھی۔ حرین سے دور رہوں؟ حماد تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکتا رہ گیا۔ جب یہ دل حرین کے بارے میں کچھ سن لے، جب اسے حرین کے پاس جانے کی اطلاع مل جائے ممی، تو مجھ سے جنگ چھیڑ لیتا ہے، یا تو اسے حرین چاہیے یا یہ دھڑکنا چھوڑ دے گا۔ آپ بتائیں مجھے، حرین کے پاس جانا چاہیے یا دل کے رک جانے کا انتظار کرنا چاہیے؟ جیسا آپ کہیں گی میں ویسا کروں گا۔ مہاجبین اسے دیکھتی رہ گئی۔ کتنی آسانی سے اس نے یہ فیصلہ اپنی ماں پر چھوڑ دیا تھا، لیکن یہ بھی سچ ہے، جب خود سے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے تو دوسروں کی رائے وہ کام آسان کر دیتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو آج کا پارٹ پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں ضرور فیڈ بیک دیا کریں کہ آپ کو پارٹ کیسا لگا، اینڈ اسٹے ٹیونڈ فار نیکسٹ پارٹس۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔